गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं शिवराम प्रजापत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वीआईपी टेक्नीशियन में। और दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का इलेक्ट्रिक डोज। स्टार्ट करने से पहले सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और दोस्तों चैनल पर मेरा भाई कोई पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये ऐसी ही शानदार शानदार क्लासेस आपको मॉर्निंग में इलेक्ट्रिक डोज के नाम से मिलती है और दोस्तों इवनिंग में 9 बजे आपको दोस्तों लाइव क्लासेस मिलती है टॉपिक वाइज। तो स्टार्ट करते हैं आज के इलेक्ट्रिक डोज को 41 नंबर से। घर के अर्थिंग की मोटाई कितनी होती है? तो दोस्तों जो अपने घरेलू रूप से हम अर्थिंग वायर को यूज में लेते हैं, ठीक है, उसकी मोटाई पूछा गया है। तो उसकी मोटाई दोस्तों हो जाएगी अपनी 14 SWG, 14 SWG। SWG की फुल फॉर्म सभी दोस्तों को याद होनी चाहिए। स्टैंडर्ड वायर गेज, एस से स्टैंडर्ड, डब्ल्यू से वायर, जी से गेज। तो दोस्तों ये एक माप सीमा होती है स्टैंडर्ड वायर गेज। और 14 SWG का दोस्तों वायर अपना हम किस में यूज ले जाते हैं दोस्तों? घरेलू अर्थिंग में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट डोज की ओर चलते हैं। 42, ट्रांसफार्मर में अर्थिंग की मोटाई कितनी होती है? देखिए ट्रांसफार्मर में, देखिए अभी जस्ट हमने घरेलू रूप से बात की थी तो उसका 14 SWG था। अब पूछा गया दोस्तों जो ट्रांसफार्मर में अर्थिंग यूज ली जाती है ना, अर्थिंग, तो टू अर्थिंग यूज बनाना जरूरी है ना भाई। एक ट्रांसफार्मर में 2 अर्थिंग होना इंपॉर्टेंट होता है। चलिए तो दोनों का मोटाई जो वायर का होगा वो सेम होने वाला है। तो बिल्कुल दोस्तों 8 SWG, 8 SWG यानी 8 स्टैंडर्ड वायर गेज का यूज लेंगे। दोस्तों जितना ज़्यादा स्टैंडर्ड वायर गेज का मान कम होता जा रहा है, यानी अभी देख लीजिए आप 14 घरेलू रूप से था, अभी 8 आप ले रहे हैं दोस्तों ट्रांसफार्मर में। तो 14 हमें नंबर में तो ज़्यादा है लेकिन ये मोटाई में दोस्तों अपोजिट चलता है, यानी मोटाई कम हो जाएगी। 8 नंबर में 14 से कम है लेकिन मोटाई दोस्तों ज़्यादा है। यानी हम कह सकते हैं SWG का मान जितना बढ़ता जाएगा मोटाई उतनी ही कम होती जाएगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट इलेक्ट्रिक डोज की ओर चलते हैं। इलेक्ट्रिक डोज नंबर 43, सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, क्यों? देखिए दोस्तों सिंक्रोनस मोटर को हम कहते हैं कि सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट क्यों नहीं होती है, उसका रीजन बताना है। जबकि देखिए दोस्तों इसमें एक स्टेटर होता है, एक रोटर होता है। ठीक है दोस्तों, रोटर को हम देते हैं दोस्तों डीसी सप्लाई, इसलिए इसे रोटर न कह के आर्मेचर कह देते हैं। और जो फील्ड होता है स्टेटर जिसे कहते हैं उसको देते हैं दोस्तों 3 फेज सप्लाई। तो 3 फेज सप्लाई देने की वजह से स्टेटर कह सकते हैं इसे। ठीक है भाई, एसी है क्योंकि 3 फेज सप्लाई देते हैं तो स्टेटर कहेंगे, लेकिन जो बीच में घूमने वाला भाग है दोस्तों उसको डीसी देते हैं इसलिए इसको आर्मेचर कहेंगे। देखिए इसको 3 फेज सप्लाई दी जाती है, डीसी दी जाती है, फिर भी ये दोस्तों मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। फिर भी उसे दोस्तों किसकी? प्राइम मूवर की आवश्यकता पड़ती है। तो प्राइम मूवर की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों इसको। तो प्राइम मूवर की आवश्यकता पड़ती है, ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है दोस्तों? क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि यहाँ पर तो आपका जो है ना रोटर के अंदर तो डीसी सप्लाई देने की वजह से एक तरीके से कह सकते हैं कि मिलकर फिक्स मान का एक तरीके से कह सकते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स जनरेट हो जाता है जिसकी डायरेक्शन सेम होती है, क्योंकि प्लस टू माइनस ये चेंज नहीं होता, एक ही डायरेक्शन होता है। लेकिन दोस्तों जो 3 फेज सप्लाई देते हैं उसका चुंबकीय फील्ड बार बार चेंज होता है, कभी प्लस इधर बनेगा कभी माइनस इधर, तो बार बार इसकी क्या होती है दोस्तों डायरेक्शन चेंज होती है। उसकी वजह से इसको दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन नहीं बैठता है कि रोटर और फील्ड के बीच में, ठीक है, दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन नहीं बैठता है, उसकी वजह से मोटर दोस्तों आपके सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, तो कहेंगे कि स्टेटर में घुमाव बल पैदा नहीं हो पाता। और क्यों नहीं पैदा हो पा रहा? क्योंकि स्टेटर में तो हम दे रहे हैं 3 फेज सप्लाई और रोटर को दे रहे हैं डीसी सप्लाई, और दोनों सप्लाई आपस में कॉम्बिनेशन नहीं बिठा पा रही है, देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही समझ में आ जाएगा कि इसमें स्टेटर में घुमाव बल पैदा नहीं हो पाता है। चलिए नेक्स्ट डोज की ओर चलते हैं। 44 नंबर का डोज कि 3 फेज चुंबकीय घुमाव बल कहां पैदा होता है? 3 फेज चुंबकीय घुमाव बल कहां पैदा होता है? तो दोस्तों 3 फेज यदि मान लीजिए सिंक्रोनस से जोड़ के चले हैं 3 फेज मोटरों से, तो हम किसको देते हैं दोस्तों 3 फेज सप्लाई? तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, स्टेटर को। स्टेटर को देते हैं दोस्तों, स्टेटर में 3 फेज वाइंडिंग करके इसको दोस्तों 3 फेज सप्लाई दे देते हैं स्टेटर को। ठीक है दोस्तों, तो किसको देते हैं? स्टेटर में घुमाव बल पैदा हो जाएगा, बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट डोज की ओर चलते हैं, 45 नंबर के डोज की ओर कि रोटर चालकों को शॉर्ट सर्किट क्यों बनाया जाता है? यानी रोटर के जो चालक है दोस्तों उसको शॉर्ट सर्किट क्यों बनाया जाता है? देखिए दोस्तों आप ये कहेंगे कि जैसे मान लीजिए आप किसी भी जनरली मोटरों में आप स्क्वायरल केज प्रकार का रोटर यूज लेते हैं। कौन सा? स्क्वायरल केज प्रकार का। और स्क्वायरल केज प्रकार का रोटर कैसा होता है? एक चूड़ी इधर एक चूड़ी इधर, और ये दोस्तों चालक होते हैं, ऐसे होते हैं। तो ये चूड़ी के द्वारा, ठीक है, ये जो रिंग है इस रिंग के द्वारा ये सारे चालकों को क्या किया जाता है? शॉर्ट सर्किट किया जाता है। क्यों किया जाता है दोस्तों? ताकि इसमें करंट को क्या किया जाए दोस्तों? इकट्ठा किया जा सके। ठीक है दोस्तों, तो आर्मेचर चालकों को शॉर्ट सर्किट इसलिए किया जाता है क्योंकि करंट को इकट्ठा किया जा सके। चलिए दोस्तों नेक्स्ट डोज की ओर चलते हैं, 46 डोज की ओर।
सिंक्रोनस मोटर की बनावट किस तरह की होती है? तो सिंक्रोनस मोटर की बिल्कुल एज इट इज कह सकते हैं हम दोस्तों, किसको कहेंगे? सिंक्रोनस मोटर की जो बनावट है दोस्तों वो बिल्कुल अल्टरनेटर के समान होती है। बिल्कुल देखा होगा ना दोस्तों कि सिंक्रोनस मोटर और अल्टरनेटर में बनावट सेम होती है। चलिए, तो एक सिंक्रोनस मोटर को हम अल्टरनेटर के रूप में भी यूज ले सकते हैं और एक अल्टरनेटर को हम सिंक्रोनस मोटर बना सकते हैं, क्योंकि दोनों की दोस्तों बनावट सेम होती है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट डोज की ओर चलते हैं, 47 नंबर डोज की। और बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पूछा गया है कि फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है। बहुत बार ये दोस्तों एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस बन के आता है इसमें। चलिए तो बात करते हैं फॉर्मूले। तो एफ यानी फ्रीक्वेंसी इक्वल होता है दोस्तों पी यानी पोल्स इंटू एन यानी घूर्णन गति अपॉन 120। इसके अंदर दोस्तों इस फॉर्मूले को हर एग्जाम में पूछा जाता है, या तो पोल्स आपसे पूछ लिए जाते हैं, ये घूर्णन गति या फ्रीक्वेंसी। तो ये फॉर्मूला अच्छा से याद रखना है दोस्तों, बहुत ही छोटा और सिंपल फॉर्मूला है। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, यही देख लीजिए पी एन अपॉन 120। तो फ्रीक्वेंसी याद करने का फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना। चलिए दोस्तों, डोज नंबर 48 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है 48 नंबर डोज के सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने के लिए मुख्य रूप से क्या प्रयोग में लेते हैं? देखिए, सिंक्रोनस मोटर को जो स्टार्ट किया जाता है उसको स्टार्ट करने के लिए सबसे मेन चीज कौन सी होती है? तो दोस्तों आपको पता है क्या दिया जाता है? प्राइम मूवर। प्राइम मूवर है ना, चाहिए, डीसी सप्लाई चाहिए, एसी सप्लाई चाहिए। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल। तो इसके अंदर जो प्राइम मूवर घुमाने के लिए लगाया जाएगा वो एक तरीके से कह सकते हैं हम दोस्तों किसको? हाँ हाँ बिल्कुल, घुमाने के लिए, मतलब सेल्फ स्टार्ट करना है तो घुमाने के लिए तो आप दोस्तों डीसी मोटर को भी यूज ले सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। आप पोनी मोटर यानी दोस्तों इससे थोड़ी तेज चलने वाली पोनी मोटर को यूज ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, या सेल्फ स्टार्टिंग विधि के द्वारा इसको सेल्फ स्टार्ट कर सकते हैं। तो मोटर को स्टार्ट करने के लिए या तो डीसी मोटर को यूज लेंगे या पोनी मोटर को यूज लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 49 नंबर का डोज देखिए, कंपाउंड जनरेटर कहाँ लगाया जाता है? देखिए, कंपाउंड जनरेटर और साथ ही साथ इसे कहेंगे हम दोस्तों संट भी। जनरली संट लिया जाता है, कंपाउंड बहुत कम लिया जाता है। चलिए, तो संट या कंपाउंड जनरेटर कहाँ यूज में लिया जाता है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, जहां भी डीसी सप्लाई देनी पड़ती है फील्ड को, वहां हम यूज लेते हैं संट या कंपाउंड जनरेटर को, क्योंकि जनरेटर से हम क्या लेते हैं? ईएमएफ लेते हैं। तो मान लीजिए हमारा अभी जब बात चल रही है सिंक्रोनस मोटर की, तो सिंक्रोनस मोटर को भी दोस्तों डीसी सप्लाई चाहिए, और डीसी सप्लाई कहाँ से मिलेगी दोस्तों? या तो आप संट जनरेटर ले लीजिए या कंपाउंड जनरेटर को यूज में ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं दोस्तों आज के अंतिम डोज की ओर। डोज नंबर 50, सिंक्रोनस मोटर में डैम्पर वाइंडिंग कहाँ की जाती है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि सिंक्रोनस मोटर है उसमें दोस्तों डैम्पर वाइंडिंग कहाँ की जाती है? तो देखिए दोस्तों, सिंक्रोनस मोटर के अंदर जो डैम्पर वाइंडिंग की जाती है दोस्तों वो की जाती है पोल के शू पर। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर? पोल शू पर। डैम्पर वाइंडिंग कैसे होती है दोस्तों? आपको पता होगा कि जैसे मान लीजिए, मैं पोल बना के बताता हूँ थोड़ा सा आपको, कि ये नॉर्मल पोल होता है, इसके ऊपर मान लीजिए ये सारा अपना एक तरीके से पोल शू। तो पोल शू ऐसे रहता है, मतलब आगे से फैला हुआ रहता है, जबकि पोल सी रहता है अपना। अब ये क्या होता है, जो पोल शू होता है दोस्तों इसमें छोटे छोटे छिद्र बनाए जाते हैं, छोटे छोटे ऊपर की ओर छिद्र बनाए जाते हैं, और इन सब में चालक को स्थापित किया जाता है, कोई वायर, किसका? कॉपर का, और उन सबको दोस्तों शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। तो ये एक तरीके से डैम्पर वाइंडिंग का वर्क करती है। तो डैम्पर वाइंडिंग कहाँ स्थापित की जाएगी? देखिए, ये तो होता है पोल। पोल कौन सा होता है? जो नीचे, जहां पर फील्ड वाइंडिंग की जाती है। कौन सी दोस्तों? फील्ड वाइंडिंग। और जो ऊपर शू होता है, शू का मतलब जूता होता है, और ये जूते की शेप में रहता है आगे की तरफ से, जैसे अपने पैर पहनते हैं ना, वैसे ही इस पोल को शू पहनाया जाता है। इस शू को पहना के इसमें छोटे छोटे छिद्र बनाए जाते हैं, उसमें चालक स्थापित किए जाते हैं, और उस पर दोस्तों उन सबको शॉर्ट सर्किट करना ही क्या कहलाता है? आपका डैम्पर वाइंडिंग। ठीक है दोस्तों, तो अच्छे से याद रखना, पोल शू पर होती है न कि पोल पर। कई बार हम जल्दी जल्दी में पोल कर देते हैं कि पोल्स पर होती है डैम्पर वाइंडिंग, नहीं, पोल शू पर होती है। चलिए तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हाँ, अगर ऑप्शन में थोड़ा देख लेना, अगर पोल शू नहीं है और पोल है तो फिर पोल तो क्लिक करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, और दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों को बता दीजिए। इसी तरह का आपको दोस्तों डेली मॉर्निंग के 8 AM पर दोस्तों आपको इस तरीके के सारे वीडियोज़ मिल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रिक डोज। और शाम को दोस्तों 9 PM पर अपनी दोस्तों लाइव क्लास चलती है, तो वह भी ज्वाइन जरूर कर लीजिए। चलिए दोस्तों आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।